हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 3 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है अपन उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको क्विज मिल जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, Where is the Sputnik Festival 2022 celebrated? स्पुतुक फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है लद्दाख के अंदर मनाया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस फेस्टिवल के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं, ये क्यों मनाया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है ये लद्दाखी कल्चर और ट्रेडिशनल हेरिटेज को 2 डेज का ये एनुअल फेस्टिवल 30 जनवरी 2022 को लेह और लद्दाख के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। और ये जो फेस्टिवल है ये 30 और 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है। और उसी दिन जे चोंगकापा द्वारा स्थापित तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुकपा ऑर्डर को भी मनाया गया है। और ये एक वार्षिक शीतकालीन फेस्टिवल है जिसका जो एम है ये विश्वासियों के बीच भाईचारा और दोस्ती को बढ़ाना है। चलिए स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये शांति और समृद्धि का फेस्टिवल है जो लेह और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में स्पुतुक मठ में मनाया जाता है। और ये स्थानीय लोगों का मानना है कि इस त्योहार के बाद कड़ाके की जो सर्दी है और जो मौसम है ये गर्म और सुहावना होने लगता है। और ये 2 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है जो तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के 28वें और 29वें दिन के दौरान मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन फेस्टिवल से रिलेटेड है तो हम टॉप 5 फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें, जो जागेरी फेस्टिवल है गुड़ महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। और जो हैरात फेस्टिवल है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल हैज बीन इनोग्रेटेड, तो इसका इनोग्रेशन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के अंदर हुआ था। ब्लैक साल्ट राइस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर कहाँ मनाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्स 24x7 रमी सर्कल? भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्स 24x7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसिडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋतिक रोशन को बनाया गया है। चलिए इनके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्स 24x7 ने बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन को अपने ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म रमी सर्कल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और साझेदारी के हिस्से के रूप में ऋतिक टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैले रमी सर्कल के मल्टीमीडिया जो कैंपेन है इसके अंदर दिखाई देने वाले हैं। चलिए टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड है तो गुड डॉट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। न्यू एम्बेसिडर ऑफ इंटरनेट पैनल ऑन यूएसडी लैंग्वेज, तो ये बने हैं विजय शेखर शर्मा बने हैं। ऑनलाइन इंश्योरेंस द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ द प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय, तो ये बने हैं राजकुमार राव को बनाया गया है। लेजेंड लीग क्रिकेट टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है झूलन गोस्वामी को बनाया गया है। Which female cricketer has been made its brand endorser by Bank of Baroda, तो ये बनाया गया है शेफाली वर्मा को बनाया गया है। तो ये टॉप 5 ब्रांड एम्बेसिडर है जो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टायर्ड अप टू ट्रांसफॉर्म 150 विलेज इनटू विलेज ऑफ एक्सीलेंस? 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है इजराइल गवर्नमेंट के साथ में हुआ है। चलिए इसके अंदर क्या क्या होने वाला है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फार्मर्स को एग्रीकल्चर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाने में हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने देश के 12 स्टेट में 150 विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए इजराइल गवर्नमेंट के साथ में हाथ मिलाया है।
और एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए इसराइल टेक्निकल सपोर्ट और जो एक्सपर्टीज है ये प्रोवाइड करने वाला है। और इसके बारे में हम और बात कर रहे हैं तो सीईओ के पास स्थित 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदल दिया जाएगा, जिसमें जो 75 गांव है ये भारत की आबादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में पहले वर्ष में लिया जा रहा है। और पहले से ही इजराइल गवर्नमेंट ने 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। चलिए इजराइल की अब हम बात कर लेते हैं। तो इजराइल इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया और इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल। इजराइल के जो प्रधानमंत्री है यह है नफ्ताली बेनेट और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है इसाक हरजोग। और जो इजराइल की पार्लियामेंट है इसको क्या कहा जाता है, नेसेट कहा जाता है। और लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो जॉर्डन जो रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ की। और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज का क्या नाम है, तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है माउंट हेरमोन। इन विच कंट्री डू मोस्ट यहूदी, तो ये कहाँ रहते हैं, ये इसराइल के अंदर ही रहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हु हैज रिटन द बुक कॉल्ड फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये लिखी गई है डॉक्टर किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। ये पहली आईपीएस ऑफिसर है। चलिए इनके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर किरण बेदी द्वारा लिखित फियरलेस गवर्नेंस बुक को रिलीज किया गया है। और किरण बेदी पुडुचेरी की फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर और रिटायर्ड आईपीएस है। और ये जो बुक है ये पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में डॉक्टर बेदी की लगभग 5 इयर्स की सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस में उनके 40 इयर्स की वास्ट एक्सपीरियंस की ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड बुक है। और इस बुक के अंदर जो किरण बेदी है ये जिम्मेदार शासन की सही प्रथाओं का प्रदर्शन करती है। और इन्होंने निडर नेतृत्व के माध्यम से टीम भावना, सहयोग और वित्तीय विवेक, प्रभावी पुलिसिंग सेवाओं में बंधन और निर्णय लेने के बारे में इसके अंदर बताया गया है। और फियरलेस गवर्नेंस, सुशासन और नेतृत्व के लिए पढ़ने, देखने और सुनने और महसूस करने वाली ये जो बुक है। और कई बुक की हम बात करें तो अभी रिसेंटली संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, ये कौन किसकी बुक है, तो ये कलराज मिश्र की बुक है। ठीक है, कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है। और इसको विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो इस बुक का जो विमोचन है ये वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। और द रेस ऑफ माई लाइफ जो बुक है ये मिल्खा सिंह की बुक है। और इसके बाद में बात करें द प्रोमिसेस ऑफ, ये किसकी बुक है, तो ये डैमन गैलगेट की बुक है, ये साउथ अफ्रीका से है। और इनको इस बार बुकर अवार्ड 2021 भी मिला है, तो याद रखिएगा द प्रोमिसेस ऑफ ये बुक है डैमन गैलगेट की। और लाल सलाम किसकी बुक है, तो ये स्मृति ईरानी की बुक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बुक्स है, इनके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और फियरलेस गवर्नेंस किसकी बुक है, ये डॉक्टर किरण बेदी की बुक है। 5 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ होंडुरास। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो ये बनी है शियोमारा कास्त्रो बनी है। ए इसका करेक्ट आंसर है, इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो होंडुरास में फ्रीडम एंड रिफाउंडेर पार्टी की जो सदस्य है शियोमारा कास्त्रो, ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और 62 वर्षीय कास्त्रो होंडुरास की 56वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज की जगह लेने वाली है। हर्नांडेज ने 27 जनवरी 2014 से 27 जनवरी 2022 तक 8 वर्षों के लिए ये जो पोस्ट है इसको संभाला है। होंडुरास की हम बात कर लेते हैं। तो जो होंडुरास इज लोकेटेड द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है टेंगू सिंग लपा, इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे करेंसी है लेम्पीरा। और यहाँ के प्रेसिडेंट बन गई है शियोमारा कास्त्रो बन गई है। चलिए टॉप 5 फेमस वुमेन्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें वायलेट बरुआ हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट, तो ये कहाँ की बनी थी, असम की बनी थी। हु हैज वॉन द 17th मिस यूनिवर्स 2021 टाइटल, ये किसको मिला है, तो हरनाज कौर संधू को मिला है। हु हैज बिकम द न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ, तो ये कौन बनी है, तो ये बनी है कैथरीन रसेल बनी है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द टाइटल ऑफ मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021, तो ये बनी है श्रुति सितारा बनी है। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ द डिज्नी बोर्ड, तो ये कौन बने हैं, तो ये बनी है सुजेन अर्नाल्ड बनी है। तो ये कुछ टॉप 5 फेमस वुमेन्स है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा।
सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हु प्रेजेंट द बजट 2022-23 इन द पार्लियामेंट। संसद में बजट 2022-23 किसने पेश किया है? तो ये निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लोकसभा में यूनियन बजट 2022-23 प्रेजेंट कर रही है और कोरोना पीरियड में सेकेंड टाइम और लगातार 4 टाइम जो निर्मला सीतारमन है ये बजट प्रेजेंट कर रही है। और यूनियन बजट एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है जिसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अपनाई जाने वाली फ्यूचर पॉलिसीज को आउटलाइन करने के लिए अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर की इनकम और एक्सपेंडिचर का जो एस्टिमेट है ये किया जाता है। और फाइनेंशियल मिनिस्टर 2022-23 के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और टैक्स प्रपोजल को ये प्रेजेंट कर रही है। और पिछली बार की तरह इस बार भी जो बजट है ये पेपरलेस होगा और जो फाइनेंस मिनिस्टर है ये संसद के अंदर बजट पेश करते समय टेप पर बजट भाषण पढ़ रही है। और इससे पहले भारत के मुख्य आर्थिक जो सलाहकार है वी अनंत नागेश्वरन, इनके द्वारा 31 जनवरी 2022 को आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को जारी किया गया था और सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये 8 से 8.5% की दर से बढ़ने का इसके अंदर अनुमान जताया गया है। हाउ मेनी टाइम पेपरलेस बजट हैज बीन प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। कितनी बार पेपरलेस बजट पार्लियामेंट के अंदर पेश हो चुका है? तो 2021 और 2022 का जो बजट था ये भी पेपरलेस बजट था और 2022 और 23 का जो बजट है ये भी पेपरलेस बजट है। फॉर विच फाइनेंशियल ईयर इज प्रेजेंटेड, तो ये 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसका बजट प्रेजेंट करने वाली है। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड बजट इज यूज्ड, तो ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जिसके अंदर जो बजट शब्द है इसका उल्लेख हुआ है। what has been used in place of the word budget in the constitution, तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका प्रयोग हुआ है, जो बजट की जगह इसका प्रयोग हुआ है और कौन से अनुच्छेद के अंदर ये हुआ है? तो ये आर्टिकल 112 के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है ये प्रयोग हुआ है। और लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली जो पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है तो ये निर्मला सीतारमन बन गई है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बजट का मतलब क्या होता है? तो बजट का जो मतलब होता है ये होता है चमड़े का थैला। ठीक है, और जो बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जो भारत की विकास दर है वो इस बार कितनी रहने वाली है? तो इस बार 9.27% रहने का अनुमान है। तो इस बार का जो बजट किसने पेश किया है? लगातार चौथी बार निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन विच स्टेट। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर ये मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो इंडिया का फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस पार्क के लिए क्लियरेंस दे चुकी है। और ये है ये 5 एकड़ जो जमीन पर 35 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। अब ये लम्हेटा के अंदर ही क्यों बनेगा ये पार्क, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो लम्हेटा में ये जियोलॉजिकल पार्क इसलिए बनाया जाएगा क्योंकि यह स्थान भूगर्भीय दृष्टि से विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है और 1928 में विलियम हेनरी स्लीमेन ने इस क्षेत्र में डायनासोर की जीवाश्म की खोज की थी और यूनेस्को ने लम्हेटा को जियो हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता ये दे चुकी है। इसीलिए लम्हेटा के अंदर ये पार्क मनाया जाएगा। और जियोलॉजिकल पार्क होते क्या है इसके बारे में हम बात करें तो जियो पार्क है ये एकीकृत क्षेत्र है जो सतत तरीके से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षक और उपयोग को आगे बढ़ाता है और यह वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक भलाई को भी बढ़ावा देता है। तो जो जियोलॉजिकल पार्क है इंडिया का फर्स्ट, ये कहाँ बनने जा रहा है? ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा के अंदर बनाया जा रहा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड है सेलिब्रेटेड विच ऑफ इट्स रेजिंग डे ऑन 1 फरवरी 2022। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया गया है 46 नंबर का जो स्थापना दिवस है ये मनाया गया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड 1 फरवरी 2022 को अपना 46वां जो स्थापना दिवस है ये मना रहा है। और वर्ल्ड के फोर्थ लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड के रूप में इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडियन कोस्ट को सिक्योरिंग और इंडिया के मैरीटाइम जोन के रूल्स को लागू करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है।
और आईसीजी को फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड 1 फरवरी 1977 को इंडियन पार्लियामेंट के कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के द्वारा स्थापित किया गया था और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। और इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो 1978 में केवल 7 सतह प्लेटफॉर्म के साथ एक मामूली शुरुआत से आईसीजी अपनी सूची में 158 जहाजों और 70 विमानों के साथ एक अजय बल के रूप में ये विकसित हो गया है और 2025 तक 200 सतह प्लेटफॉर्मों और 80 विमानों के लक्षित बल स्तर प्राप्त करने की इसके अंदर संभावना है। इंडियन कोस्ट गार्ड की अब हम बात कर लेते हैं तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 18 अगस्त 1978 को। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो 1 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन इसकी जो फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड डे है ये 1 फरवरी, जो कौन से एक्ट के थ्रू ये स्थापित हुआ था तो कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के थ्रू ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। जो डायरेक्टर जनरल है ये है वीएस पठानिया है। टॉप 5 अदर मिलिट्री डे की अब हम बात कर लेते हैं तो इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बीएसएफ रेजिंग डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है और सीआईएसएफ रेजिंग डे ये 10 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो रेजिंग डे है ये मनाया जाता है 1 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है विच आईपीएल टीम हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी आईपीएल टीम बनी है तो ये बनी है चेन्नई सुपर किंग बनी है। और इस बार आईपीएल का कौन सा एडिशन खेला गया था तो 14th एडिशन खेला गया था यूएई के अंदर। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था तो इस बार का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो वीवो था। अब 2022 और 23 का जो टाइटल स्पॉन्सर है ये टाटा है। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखिएगा आप। और जो चेन्नई सुपर किंग है ये 4 बार आईपीएल जीत चुकी है। और जो आईपीएल है 2022 में जो टोटल टीम खेलेगी ये 10 टीम खेलने वाली है। पहले कितनी खेलती थी 8 टीम ही खेलती थी। और जो दो नई टीम इसके अंदर इंक्लूड हुई है वो है लखनऊ और अहमदाबाद। चलिए इसके बारे में हम और डिटेल से बात कर लेते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है जिसका जो मार्केट कैप है ये 7,600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गया है। और 210-225 रुपए के प्राइस बैंड में ग्रे मार्केट ट्रेंडिंग में इसकी हिस्सेदारी है। और यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है नई कंपनियां या स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है वे यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन जाती है। और यूनिकॉर्न टर्म की शुरुआत सबसे पहले साल 2013 में अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली ने की थी। और आईपीएल की अब हम बात कर लेते हैं तो इंडियन प्रीमियर लीग इसका फुल नेम है। और द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपीएल वाज प्लेड इन 2008 के अंदर ये खेला गया था। और इसके अंदर विनिंग टीम कौन थी तो राजस्थान रॉयल्स थी। और रनर अप टीम की बात करें तो ये थी चेन्नई सुपर किंग्स थी। इन 2021 द 14th एडिशन ऑफ आईपीएल हैज बीन प्लेड इन इंडिया एंड यूएई कंट्री। इंडिया और यूएई के अंदर ये खेला गया है। और द विनिंग टीम इन आईपीएल 2021 हैज बीन, तो ये कौन बनी है तो चेन्नई सुपर किंग इसके अंदर विनिंग टीम है। इन आईपीएल 2021 ऋतुराज गायकवाड़ हैज बीन अवॉर्डेड द ऑरेंज कप। ठीक है, इनको ऑरेंज कप मिला है मोस्ट रन्स के लिए। और हर्षल पटेल हैज बीन अवॉर्डेड पर्पल मोस्ट विकेट्स के लिए, इनको पर्पल अवार्ड मिला है इन आईपीएल 2021 के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल प्लेयर टू विन द वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं तो ये बने हैं पीआर श्रीजेश बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की दीवार माने जाने वाले जो गोलकीपर है पीआर श्रीजेश, इनको 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट अवार्ड मिला है। और यह सम्मान पाने वाले वो भारत के पहले पुरुष हॉकी खिलाड़ी बन गए हैं। और यह पुरस्कार जीतने वाली रानी रामपाल के बाद ये दूसरे भारतीय है। और 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए ये सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। और 17 देशों के कुल 24 एथलीटों को व्यक्तिगत या टीम के प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। और स्पेन के अल्बर्टो गिनेस लोपेज और इटली के वुशु खिलाड़ी मिशेल जियोडोर्नो उप विजेता रहे हैं इसके अंदर। और अक्टूबर में एफआईएच स्टार्स अवार्ड्स में श्रीजेश को 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर भी चुना गया था।
चलिए 2 फरवरी की जो क्वेश्चन है ये हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है, जापान ने जीता है, इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और इंडिया ने इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और जो साउथ कोरिया है इसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2Q22 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है रशिया, चाइना और ईरान के अंदर आयोजित हुआ है। CH का मतलब चाइना से है, आई का जो मतलब है ईरान से है, RU का मतलब रशिया से है। तो रशिया, चाइना और ईरान के बीच में ये हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य के दक्षिण मोबुआंग गांव को ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो ये गांव कहाँ का है? ये मिजोरम का गांव है, दक्षिण मोबुआंग गांव, इसको ODF प्लस गांव घोषित किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो ये केरला के अंदर लॉन्च किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह के बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटा दिया गया है? तो अबाइड विथ मी जो ट्यून है इसको हटा दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखी गई है सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा, ये पुस्तक लिखी गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सर्जियो मतारेला किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं इटली के, वापस से राष्ट्रपति बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, पंख अभियान जो चलाया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो इस बार इनका जो है 30वां जो स्थापना दिवस है ये मनाया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था हमारा कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है विनोद राय को किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आज का हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आज की जो क्विज है आपको अवेलेबल हो जाएगी, उनकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और गाइज अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक